अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज से हम जो है ना लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं CSSA का। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पहले कंपल्सरी कंप्लीट कर लूँ फिर ऑप्शनल स्टार्ट करूँगा। तो आज हमारा लेक्चर 6 है। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे भी इसकी जो टर्म्स हैं ना उनको मैं सेपरेट करके भी आपके साथ डिस्कस करूँगा डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स को मिला के इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो हमारे पास कोहेरेंस क्या होती है? फ्लो को कहते हैं, रब्त को कहते हैं राइटिंग के अंदर। हाईली इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एन essay. These are mostly hidden and intrinsic aspect of the essay structure. ठीक है, अब हमारे पास क्या हम कोहेरेंस और कोहेजन को क्या कह सकते हैं? हम इनको कोहेसिव टाइज भी कह सकते हैं या कोहेसिव वर्ड्स भी कह सकते हैं। दिस कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी ऐसे, ये किसी ऐसे के ऊपर इम्पोज नहीं किए जा सकते। हालांकि ये हमें छुपे हुए वर्ड्स हैं जो हमारे डिफरेंट पैराग्राफ्स को आपस के अंदर मिला कर रखते हैं, रब्त में रखते हैं, फ्लो के अंदर रखते हैं। जब हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो इन कोहेसिव टाइज या कोहेसिव वर्ड्स की वजह से कोहेरेंस और कोहेजन पैदा होती है। तो हमें पता नहीं चलता कि हमने इसके पैराग्राफ के अंदर कोई जंप लगाया है या हमने उसका कोई सीक्वेंस तोड़ा है। मतलब हम फ्लो के अंदर ही उस रीडिंग को सुकून से पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास क्या होती है? एकेडमिक राइटिंग होती है, उसके अंदर इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कोहेजन क्या होती है। ये ग्रामर या लैंग्वेज के ज़रिए हम पैदा करते हैं बिटवीन सेंटेंसेस। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ फैक्ट ऑफ हियरिंग ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। ये हमारे पास क्या है? एक्शन और फैक्ट है जिससे हम किसी भी चीज़ को मुकम्मल करते हैं। लिंकिंग इन अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के अंदर लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, या होल्ड अ टेक्स्ट एंड गिव इट मीनिंग, या किसी टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए और उसको मतलब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोहेजन। और हमारे पास क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंस। कोहेजन से फिर हमारे पास क्या होती है? कोहेरेंस बनती है। अब कोहेजन हम किस तरह ला सकते हैं? या ग्रामर के ज़रिए ला सकते हैं या लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, ये बिटवीन सेंटेंसेस होती है कोहेजन। अब हम देखते हैं हमारे पास ग्रामर के ज़रिए कैसे कोहेजन पैदा हो सकती है। ग्रामेटिकल कोहेजन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंटेंट, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल कंटेंट की बेस के ऊपर ग्रामेटिकल मतलब टेंस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस है। टेक्स्ट के अंदर जो फ्लो पैदा करते हैं, टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंगफुल इम्पैक्ट पैदा करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रामेटिकल कोहेजन। दूसरी हमारे पास होती है लेक्सिकल कोहेजन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? वर्ड्स जो होते हैं ना वो इशारा करते हैं एक दूसरे की तरफ। बेस्ड ऑन लेक्सिकल कंटेंट एंड बैकग्राउंड नॉलेज को, मतलब हमारे पास लेक्सिकल कोहेजन के अंदर कोहेसिव टाइप्स भी आती हैं। प्रोनाउंस शुड मैच विद नाउंस, मतलब जैसे हमारे पास ये है दिस डैट, दीज दोज, हु, होम, इनको हम यूज़ करते हैं एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर के ऊपर। तो ये सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको डायरेक्टली यूज़ करना गलत होता है। इससे हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं जो हम इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम लेक्सिकल कोहेजन के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास लैंग्वेज के अंदर कोहेजन हो जाती है और ये हमारे पास ग्रामेटिकल कोहेजन हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास जो कोहेजन होती है वो बिटवीन सेंटेंसेस होती है। अब जो कोहेरेंस होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है? बिटवीन पैराग्राफ्स होती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट इज कॉल्ड कोहेरेंस। हमारे पास क्या होता है? इसकी एक डेफिनेशन है, द सिचुएशन व्हेन द पार्ट्स ऑफ समथिंग फिट टुगेदर इन अ नेचुरल एंड रीजनेबल वे। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोहेरेंस कहते हैं। डिस्कोर्स मस्ट बी कोहेसिव एंड कोहेरेंट। जो हम डिफरेंट डिस्कोर्सेज यूज़ करते हैं ऐसे के अंदर वो कोहेसिव भी होने चाहिए, कोहेरेंट भी होने चाहिए, फिर जाके हमारे पास क्या कर हमें अच्छे नंबर देता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको कोहेजन और कोहेरेंस के दरमियान जो है ना डिफरेंस भी पता चल जाएगा और आप इसको यूज़ भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। अब यू हैव सीन दैट coherence is the state or situation in which all parts of an idea fit together well so they form a united whole. कोहेसिव टाइज हमारे पास क्या होती हैं? दिस इज वाई, इट, देयर, दैट, दे, दीज, ही, एट्सेट्रा। राइटिंग सी एस 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 ए कंक्लूजन। अब हम सी एस 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 ए का कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? अब उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? अब ये हमारे वैसे ऐसे के स्ट्रक्चर के अंदर तो लास्ट टॉपिक है, मतलब हमने ऐसे का स्ट्रक्चर लिखना सीख लिया है। मगर इसके बाद भी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर और लेक्चर शेयर करूँगा सर के, जिसके अंदर एक एक चीज़ को फिर
अलहदा तरीके से, नए तरीके से डिस्कस किया गया है और आपको बताया गया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किस हद तक करनी है, कैसे करनी है। आपको बताया गया थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, आपको बताया गया आर्गुमेंटेटिव ऐसे को कैसे लिखना है, आपको बताया गया एक्सपोजिटरी ऐसे को कैसे लिखना है, आपको बताया गया कि किस तरह किसी ऐसे का डिस्कोर्स को सिलेक्ट करना है, डिस्कोर्सेज की टाइप्स को डिस्कस किया गया है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ डिस्कस करूँगा। हमारे पास हम कंक्लूजन ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे का कंक्लूजन या उसका लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ यूर आर्गूमेंट्स, डिस्कशन ऑफ ऐसे, सम ऑफ एवरीथिंग यू हैव सेड सो फार, देयर शुड बी नो न्यू पॉइंट इन कंक्लूजन। सोल्यूशंस वगैरह हम नहीं देते इसके अंदर। रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट यू हैव रिटन इन योर essay, डू नॉट ऐड समथिंग न्यू। Recommendations, ways forwards are not needed in it because they are already given before the conclusion. Somewhat conclusion is the reflection of introductory paragraph. Sum up what has gone in between. Avoid using expressions like in my opinion, as I, we have discussed. Third person use always. In concluding paragraph is usually larger than body paragraph but shorter than introductory paragraph. Ideal length is 150 to 180 words. हमारे पास ये हो गया इसका लेक्चर का ये पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो थोड़ा सा रहता है ताकि हमारा कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। गिव क्लियर इंडिकेटर डैट इट इज़ योर कंक्लूजन ऑफ essay। आपने इसकी हेडिंग भी दे सकती हैं इंडिकेटर के तौर के ऊपर कि मेरा अब ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, कंक्लूजन लिखकर। एग्जामिनर मस्ट बी शोन that you have concluded your essay properly. Never use the term at last, finally, in the end, never. And your conclusion paragraph on a ray of hope. आपने पैराग्राफ के अंदर कहीं नाउमीदगी जाहिर नहीं करनी, एक रे ऑफ होप देनी है ताकि चेकर को पता चले कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपका बिहेवियर ऑप्टिमिस्टिक है। अब ओवरव्यू पैराग्राफ भी होता है, ये फिर हम जब आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो ऑलरेडी लेक्चर सर दे चुके हैं उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे को डिस्कस किया है, तो उसके अंदर हमने लिखा है कि ओवरव्यू पैराग्राफ क्या होता है और इसको कहाँ लिखते हैं। तो यहाँ उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सर ने दी थी, तो मैंने भी इसके अंदर ऐड की है ताकि आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज ट्रांसफ़र हो, जैसे टीचर ने मुझे पढ़ाया वैसे का वैसे, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ओवरव्यू पैराग्राफ क्या होता है, गिव डिटेल्स ऑफ द टॉपिक नॉट ऑफ ऐसे। ये टॉपिक के बारे में डिटेल देता है, ऐसे के बारे में डिटेल नहीं देता। ये वो टॉपिक के बारे में डिटेल देता है जो कि हमारे ऐसे के अंदर दिया होता है एग्जामिनर की तरफ से। रिटन इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन, कैरीज द नेसेसरी स्टैटिस्टिक्स और डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द ऐसे टॉपिक स्टेटमेंट। दिस पैराग्राफ इज लिमिटेड टू इलेबोरेट द टॉपिक, इट डज नॉट स्टार्ट द ऐसे आर्गूमेंट, दिस इज डन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। ये हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर 7 के अंदर स्टार्ट करेंगे आर्गूमेंटेटिव ऐसे राइटिंग। इसके अंदर मैं आपको इसकी आर्गूमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर, उसकी आउटलाइन, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस लिखना, उसकी आउटलाइन बनाना, उसका इंट्रोडक्शन लिखना, इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, सब कुछ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।